Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to discuss one by one each class of drugs against the depression, which is responsible to treat the depression. First of all, tricyclic antidepressants. I am going to pick a pen for you. Tricyclic antidepressants are abbreviated as TCAs, tricyclic antidepressants. So, as the name indicate, that these are the agents which having the three rings, tricyclic. Okay, you see that they have three rings. Okay, ये मैं शो करती हूँ आप लोगों को, जस्ट अ मिनट. ये देखो, three rings, tricyclic. They are basically tricyclic compounds, three rings in. Okay, they have been employed in drug therapy since the late 1950s. ये सबसे ओल्ड ग्रुप है, जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट सबसे ओल्ड ग्रुप है जो डिप्रेशन की ट्रीटमेंट में यूज़ होता रहा है और अभी भी यूज़ होता है. और ये लार्जेस्ट ग्रुप है और सबसे ओल्ड ग्रुप है और इसमें सबसे ज़्यादा ड्रग्स हैं. सो दिस वन इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप. और इसके स्ट्रक्चर में ख़ास बात ये है कि ये जितने भी एजेंट्स हैं वहाँ पर थ्री रिंग्स हैं, इसीलिए हम इनको ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स कहते हैं. ठीक हो गया बच्चों, ये बात समझ में आ गई. अब हम इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं. हाउ दीज ड्रग्स दे एक्ट. बेसिकली दे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू इनहिबिट द न्यूरोट्रांसमीटर रीअपटेक. अब देखो, यहाँ तुम लोगों को बच्चों रिकॉल करना पड़ेगा वो तमाम प्रोसेसेस जो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सीएनएस फार्माकोलॉजी में पढ़े थे. हमने, अगर तुम लोगों को वो पिक्चर याद हो जो मैंने तुम लोगों को दिखाई थी, कैटजन से भी दिखाई थी और फिर अपनी प्रेजेंटेशन में भी डाली थी, कि बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स की क्या मैकेनिज़्म होती है. आपको याद होगा, इस वाली फिगर को अगर तुम लोग देखो, यहाँ पर देखो कि ये एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है और ये एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है. आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स इनके अंदर सिंथेसाइज होके यहीं स्टोर हो रहे होते हैं और फिर ये देखो यहीं पर रिलीज़ भी हो रहे होते हैं. और ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे जो रिसेप्टर्स हैं वहाँ बाइंड करके अपना एक्शन देते हैं. तो उनके जो स्टेप्स थे न्यूरोट्रांसमीटर्स के, न्यूरोट्रांसमिशन के जो स्टेप हैं, उसमें आप देखें कि सिंथेसिस है, फिर स्टोरेज है यहाँ पर, और फिर रिलीज़ है, और जो रिसेप्टर पर बाइंड कर जाएंगे वो अपना इफ़ेक्ट देंगे. जो रिमेनिंग है वो यहाँ से उनका बेसिकली ये देखें रीअपटेक हो जाता है. ठीक है, ये जो एक एरो बनाया भी हुआ है यहाँ पे आप देखें कि रीअपटेक हो जाएगा इस जगह पर. यानी वो न्यूरोट्रांसमीटर कभी भी साइनेप्स पे एक्सेस में नहीं पड़ा रहता है, बल्कि वो अगेन वापस चला जाता है उसी न्यूरॉन के अंदर, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर. ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स की बात यह है कि ये इस न्यूरॉन्स की जो रीअपटेक का फिनोमिना है, ये वाला, ये बेसिकली इसको ब्लॉक करते हैं. यहाँ देखो, ये छोटा सा TCA लिखा भी हुआ है. ये किसकी रीअपटेक हो रही है? नॉरएपिनेफ्रिन की और सेरोटोनिन की. ये दोनों मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं और ये बेसिकली इनको ब्लॉक करते हैं. मैं कलर चेंज करने लगी हूँ तुम लोगों के लिए, ये वाला कलर पिक कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आसानी हो. ये देखो, बेसिकली क्या होता है, आपके पास नॉरएपिनेफ्रिन का अपना ट्रांसपोर्टर है NAT, और सेरोटोनिन का एक अपना ट्रांसपोर्टर है SERT. और ये सेरोटोनिन का ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, ये बेसिकली सेरोटोनिन की रीअपटेक करवाता है यहाँ पर वापस न्यूरॉन में. और नॉरएपिनेफ्रिन का जो ट्रांसपोर्टर है, ये नॉरएपिनेफ्रिन की वापस न्यूरॉन में रीअपटेक कराता है. आप यहाँ देख सकते हैं कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स क्या करते हैं, इनको ब्लॉक कर देते हैं, इस रीअपटेक फिनोमेना को. इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके ये न्यूरॉन यहाँ वापस जो अंदर जाना था वो नहीं जाएंगे. और जब वो नहीं जाएंगे, इट मीन्स कि यहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन न्यूरोट्रांसमीटर्स की बढ़ जाएगी. और डिप्रेशन में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिप्रेशन में ये देखा था, जो मोनोअमाइन थ्योरी है फर्स्ट, वो यही कहती है कि बेसिकली डिप्रेशन इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन. यही नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन की अवेलेबिलिटी को या कंसंट्रेशन को हम यहाँ पर बढ़ाएंगे, और जब इसकी कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ेगी तो डिप्रेशन के सिम्टम्स यहाँ पर ट्रीट किए जा सकते हैं. ये मैकेनिज़्म समझ आया बच्चों तुम लोगों को?
यानी न्यूरोट्रांसमीटर की जो रीअपटेक का फिनोमेना है वो बेसिकली इन टीसीएस से ब्लॉक होता है, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर्स वहाँ पर कौन से सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन वहाँ पर ज़्यादा देर तक अवेलेबल रहते हैं। और जब वो ज़्यादा देर तक अवेलेबल रहेंगे तो जो उनकी डेफिशिएंसी की वजह से डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे थे अब वो नहीं आएंगे। इज़ दैट क्लियर? ये सबने नोट कर लिया? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताएं। ये सब अच्छे से समझ लीजिए कि ये क्या मैकेनिज्म है टीसीएस का। तो फर्स्ट क्या है कि टीसीए इनहिबिट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर का रीअपटेक। आगे चलते हैं, ये वही कंटिन्यू हुआ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टीसीए। टीसीए दूसरे रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करते हैं। कौन कौन से? ये जो मैंने रेड में हाईलाइट किए हुए सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर भी ब्लॉक हो जाते हैं टीसीए से। अल्फा रिसेप्टर्स जो एड्रिनर्जिक रिसेप्टर हैं, हिस्टामीन रिसेप्टर और मस्केरेनिक रिसेप्टर्स जो कि कोलिनर्जिक हैं, तुम लोगों ने एएनएस में पढ़े थे। जब ये तमाम रिसेप्टर्स ब्लॉक होते हैं तो इसकी वजह से टीसीए के एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं। और टीसीए जो कि बहुत ओल्ड और लार्ज ग्रुप है और सबसे ज़्यादा यूज़ होता चला आया है अगेंस्ट द डिप्रेशन, उनके इसी एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से, इनके मल्टीपल ब्लॉकेट की वजह से, मल्टीपल रिसेप्टर ब्लॉकेट की वजह से ये टीसीए अब इतना कॉमनली यूज़ नहीं होते। और इन टीसीएस को रिप्लेस कर दिया है अब किसने? एसएसआरआई ने, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स ने, क्योंकि ये सिलेक्टिव हैं और सिर्फ सेरोटोनिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, बाकी ये जितने रिसेप्टर्स हैं इनको ब्लॉक नहीं करते। डेट इज़ वाई एसएसआरआई के एडवर्स इफेक्ट कम हैं और टीसीएस के एडवर्स इफेक्ट्स ज़्यादा हैं। ठीक, तो अगर कोई आपसे पूछे कि टीसीए के एडवर्स इफेक्ट क्यों ज़्यादा हैं तो आप यही बताएंगे कि क्योंकि इनके मल्टीपल रिसेप्टर ब्लॉकेड एक्शन है, सेरोटोनर्जिक को भी, अल्फा को भी, हिस्टामीन को भी, मस्केरानिक को भी, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू ब्लॉक द ऑल रिसेप्टर्स। और डेफिनेटली जब वो ब्लॉक होंगे तो फिर एडवर्स इफेक्ट आएंगे। हाँ बच्चों, तुम लोगों ने मुझे ये बताना है, मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर तुम लोगों से, आपने मुझे ये बताना है कि अगर सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉक होते हैं तो क्या होगा, क्या इफ़ेक्ट आएंगे। यू पीपल शुड नो। इसी तरह से अगर अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स ब्लॉक हो रहे हैं तो क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे। अल्फा रिसेप्टर्स, रिकॉल हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पढ़ा था, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स भी और इसके अलावा मस्केरानिक रिसेप्टर्स भी पढ़े थे। अगर ये ब्लॉक होंगे तो क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे। और इसके अलावा अगर हिस्टामीन के रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएं, हिस्टामीन ब्लॉक हो गया तो फिर क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे। इज़ दैट क्लियर? आपने ये चेक करना है कि कौन कौन से रिसेप्टर्स जो हैं वो ब्लॉक होंगे तो क्या इफ़ेक्ट आएंगे। दिस इज़ माय क्वेश्चन फॉर यू। ओके, अच्छा, फार्माकोकाइनेटिक्स देख लें। वही 3 रिंग्स हैं इसके अंदर और ये सब लिवर में मेटाबोलाइज होते हैं, प्रोटीन बाइंडिंग इनकी हाई है, लिपिड सॉल्युबिलिटी भी हाई है। एडवर्स इफेक्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा और एडवर्स इफेक्ट जब तुम लोग मेरे उस क्वेश्चन का आंसर दोगे फिर भी तुम लोग मुझे खुद ही बता सकोगे। ठीक, सेकेंड क्लास है हमारे पास मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स की हम बात करने जा रहे हैं और एज द नेम इंडिकेट के मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, क्योंकि डेज यूजुअली किस में आता है? एंजाइम में। ये एक एंजाइम है और ये ड्रग्स इसको ब्लॉक करती हैं, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स 1950s में स्टार्ट होना शुरू हुई थी और अब ये ड्रग्स बहुत वाइडली यूज़ नहीं होती, जैसा कि मैंने तुम लोगों से डिस्कस किया है, क्योंकि इनका ड्रग फूड और ड्रग ड्रग इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। डेट इज़ वाई ये बहुत ज़्यादा अब सक्सेसफुली यूज़ नहीं होती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एक एंजाइम है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और नर्व में और बहुत सारे टिश्यूज़ में मिलता है। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है। ये एंजाइम किसकी ब्रेक डाउन में इन्वॉल्व है? नॉरएपिनेफ्रिन की, सेरोटोनिन की और डोपामिन की, यानी जो आपके मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। अब तुम लोग खुद देखो बच्चों कि अगर ये वाले एंजाइम यहाँ पर ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा। ये एंजाइम जो कि इनकी ब्रेक डाउन में इन्वॉल्व है, आपने इसको ब्लॉक कर दिया,
इस मोनोमाइन ऑक्सीडेज को। तो नॉरएपिनेफ्रिन की ब्रेक डाउन भी नहीं होगी, सेरोटोनिन की भी नहीं होगी, डोपामीन की भी नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इनके लेवल्स इंक्रीज होंगे अगर ये ब्रेक डाउन नहीं होंगे तो। और मोनोअमाइन थ्योरी में हमने यही बात डिस्कस की थी कि इन तीनों न्यूरोट्रांसमीटर्स की डेफिशिएंसी की वजह से बेसिकली डिप्रेशन होता है। तो जब वो एंजाइम जो कि इनकी डिग्रेडेशन में इन्वॉल्व है आपने उसको ब्लॉक कर दिया तो इनकी डिग्रेडेशन नहीं होगी और इनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और आप डिप्रेशन को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये देखो, ये एक पिक्चर से शो किया है यहाँ पर, लुक हेयर, ये आपका मोनोअमाइन ऑक्सीडेज है और ये मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर इस एंजाइम को बेसिकली ब्लॉक कर देते हैं। जब ये एंजाइम ब्लॉक हो गया तो जो यहाँ डिग्रेडेशन होनी थी वो डिग्रेडेशन नहीं होगी और यहाँ पर मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिट हो जाने की वजह से तीनों न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से, सेरोटोनिन, मैं लिखती हूँ सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामीन, इन तीनों के लेवल्स बढ़ जाएंगे और हमें डिप्रेशन में यही करना है, इजंट इट। आगे चलते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स भाई आप लोग पढ़ लीजिएगा इसकी, ठीक है, कि कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, कि किस तरह के मेटाबोलाइट्स हैं, एडवर्स इफेक्ट्स आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं जो कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं और इसको मैं अपने अगले ग्रुप के अपना अगला जो पार्ट है उसके अंदर तुम लोगों के साथ इसको शेयर करती हूँ। तब तक आप इसको बहुत अच्छे से देखिए। आई होप कि ये तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा।